जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रदीप आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ जानकारियां जो एसएससी जीडी वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। तो हम बताना चाहेंगे, आज शुरू करते हैं कि हमें एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी वालों का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 2-3 दिन और बचे हुए हैं। तो सबसे पहले उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को, खुद के सपनों को साकार करिए और एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करिए जिससे अच्छे समाज की स्थापना हो सके। तो मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो शुरुआत करते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में करना क्या है, किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को प्रियॉरिटी पहले देनी है, कौन सेकेंडरी कौन टर्सरी। इस प्रकार हम पेपर को सॉल्व करेंगे और किस मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में लेके क्या जाना है। तो मित्रों, सबसे पहली बात, आप उस पेन को लेके जाइए जिससे आप बढ़िया, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की पेन हो, और उसको कम से कम 1-2 पेज आप उस पर कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिए जिससे वो आपके पेपर में फंसे ना। और वहाँ आपको एक चीज़ पता होगा, बहुत पतली सी सीट मिलती है और जो आपको डेस्क पे रख के सॉल्व करना होता है। तो उसको आप 2-3 दिन ये ट्राई कर लीजिए कि A4 पेपर लाइए 8-10, उस पर आप अपना उस पेन से लिखिए, देखिए क्या पेन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इस तरीके से, हालांकि उसमें सीबीटी मोड है तो उस पर कोई दिक्कत है नहीं आपको। बस पेन आप वो लेके जाइए जो ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हुए क्या होता है, कभी कभी ऐसा कि पेन खराब हो जाती है। तो एक्स्ट्रा पेन आप लेके जाइए। हाँ, एग्जाम हॉल में पेन आपको मिलती है लेकिन वो पेन में भी अच्छी ना चले, हो सकता है आपको एग्जाम हॉल से पहले ही पेन निकलवा लिया जाए। तो कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं वहाँ की कि आपको पेन और कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर बाई द वे आपको पेन ले जाने का मौका मिलता है तो आप लेके जाइए उसको, तो वहाँ पेन दिया जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ मिलती भी है। तो उसके लिए पहले आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि हमें 1 पेन या 2 पेन लेके जानी है। अगर एंट्री होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, वो तो पेन आप ही है। तो पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी लीजिएगा। एक फोटोकॉपी घर पे रख दीजिए किसी बुक वगैरह में, एक फोटोकॉपी लेके जाइएगा आप एग्जाम हॉल में। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले लीजिए, फोटो 2-3 फोटो रख लीजिएगा, मे भी 2 फोटो लगे। तो फोटोज़ को आप बहुत अच्छे से कलेक्ट करके रखिएगा ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में हम पहुंच गए और फोटोज़ हमारी गुम हो गई। फोटो लेके जाइए। आईडी कम से कम 2 रखिएगा। अब तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी सारे डीएल वगैरह हैं सबके पास, तो आईडी कम से कम 2 लेके जाइए। मे भी कुछ किसी 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 आधार कार्ड में क्या होता है, डीओपी नहीं मैच करता है, किसी किसी में फोटो नहीं मैच करती है, तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है। तो उसको दूर करने के लिए अगर आप 2 आईडी वगैरह लेके जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और तीसरी चीज़ ये कि एडमिट कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। और तीसरी चीज़ ये कि अच्छे कपड़े पहन के जाइए, ठंड का मौसम है, बढ़िया से पहन के जाइए ताकि रास्ते में हो सकता है आपको नाइट कहीं रुकना पड़ जाए, हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में ना फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ जाए। तो अच्छे से कपड़े को आप अरेंज करिए, कोशिश करिए कि 1 दिन पहले उस सेंटर पर आप पहुँच जाइए। सेंटर का मतलब है कि जिस सिटी में आपका सेंटर है वहाँ 1 दिन पहले पहुँचे, क्योंकि ठंड के मौसम में गाड़ियाँ अक्सर लेट हो जाती हैं। शाम का जिनका शिफ्ट का पेपर है वो सोचते हैं कि सुबह हम पकड़ेंगे 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। तो आप भरोसा करिए कि 1 दिन पहले जाइए और प्रिपेयर होगी। कुछ पैसे जैसे खर्च हुए हैं पढ़ाई में आपके, कुछ पैसे वहाँ रेंट में भी लगा दीजिए। 1500 के रूम, 500 के 600 के रूम लखनऊ में भी अवेलेबल है रात भर के लिए। तो जाइए आप वहाँ पे रहिए आराम से। लखनऊ में, बनारस में बहुत जगह सेंटर जाता है, तो वहाँ पे रहिए। तो पैसे के लिए ज़्यादा परेशान ना होइए। ऐसा नहीं कि स्टेशन पे ही सो जाए। तो बहुत अगर कंडीशंस खराब है तो आप स्टेशन पे सोइए, नहीं तो कोशिश करिए 400-500 और लगा के अच्छी जगह सोइए, भरपूर नींद लीजिए जिससे आपका ब्रेन प्रॉपरली काम करे। हो गया ये आपकी तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले पहुंचने की जो है प्रयास करिए। हम पहुंच जाएंगे 1 घंटे पहले, ऐसा प्रयास करिए ताकि आपका दिमाग जो है इस पे कॉन्सेंट्रेट रहे कि हमें पेपर अच्छे से देना है। ये हो गया। आगे चलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमको कैसे रहना है। जाइए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करिएगा। एग्ज़ाम हॉल में समय से पहले ही एंट्री हो जाती है, वहाँ बैठिए चुपचाप, अपने माँ बाप को प्रणाम करिए आँख बंद के, अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए, माँ सरस्वती की एक बार आराधना करिए, फिर हाथ जोड़ के आँखें बंद करके रिकॉल करिए कि हमने पढ़ा क्या है। तो जो जो फॉर्मूलेज में भी नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कोई दैवीय कृपा हो, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं वो आपको उस समय याद आ जाए। तो एक बार जरूर अपने गुरुजनों को, अपने माँ बाप को और अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करिए कि प्रभु, जिस बेंच पे हम बैठे हैं दोबारा हमको यहाँ ना बैठना पड़े। और इस वे के साथ बगल में आस पड़ोस के लोगों से बात करना छोड़िए और ध्यान मग्न होके अपना जो है कंप्यूटर डेस्कटॉप देखिए। वहाँ पे जब आपका स्क्रीन पे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये देखिएगा कि हिंदी है कि इंग्लिश। तो पहले उसको आप सेलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज सेलेक्ट करने में भी कभी कभी ये होता है कि हम इंग्लिश कर ले रहे हैं, हमारा
क्या हो रहा है कि इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर हिंदी पे जा रहे हैं। तो ऐसे ना करिए, पहले हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे जो परीक्षा में होते, परीक्षा कक्ष में कुछ लोग घूमते रहते हैं जो कि बताते हैं, तो उनसे पूछ लीजिए, डरिए नहीं। और ये मत सोचिए कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। आप वहाँ पूछिए, उनका ये दायित्व है कि वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, जो भी चीज़ें हैं वो अपने दिमाग से सोचिए, किसी अन्य से हेल्प मत लीजिए। ये हो गया आपकी कुछ बातें जो एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको करनी है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जो कि है परीक्षा को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। परीक्षा अटेम्प्ट करने के लिए मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन टॉपिक को टच करेंगे जो आपका सबसे अच्छा तैयार है। जैसे हिंदी, मुझे लगता है हिंदी हर भारतीय के लिए प्रिय सब्जेक्ट है और हिंदी बहुत लोगों को अच्छे से आती है। तो हिंदी को विद इन 6 to 7 मिनट, ऐसे आप मिनट को डिवाइड करिए कि 7 से 10 मिनट के बीच में हम हर हाल में हिंदी को कर सकते हैं। तो उसको करिए। फिर उसके बाद आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग को करिए, टाइम अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा, रीजनिंग करिएगा। और ये हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि अगर बार बार कैलकुलेशन उसको 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर हम सॉल्व करते हैं उस प्रश्न को तो वो फेल होने लगता है, कभी कभी 2+2 भी हमें गलत दिखने लगता है। तो ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, पहले हिंदी करिए, एकदम फुल माइंडली हिंदी अगर आप सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग जिसका अच्छा सब्जेक्ट है, या तो मैथ होगा या तो रीजनिंग होगा, एक सब्जेक्ट उसको करिए। फिर उसके बाद आप मैथ नहीं लगाए, जो रीजनिंग लगा रहा है वो मैथ तुरंत नहीं लगाएगा, जो मैथ लगा रहा है वो तुरंत रीजनिंग नहीं सॉल्व करेगा। उसके बाद आप जीएस का सॉल्व करिए, क्योंकि जीएस एक आरामदेह सब्जेक्ट है। मीन्स वो आपको जरूरी नहीं सारे प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन वो आपको पढ़ने में मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, मतलब प्रेशर एक नहीं होगा कि कैलकुलेशन वाला। बाकी प्रश्न कठिन हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। तो प्रश्नों के माध्यम से आपके दिमाग में जो प्रेशर जनरेट होता है, इसको आप थोड़ी देर के लिए संयम बना के आगे बढ़िए। हो सकता है वो प्रश्न आपको आ रहे होते हैं और सन में हम कंफ्यूजन होते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ और कब हुआ। हो सकता है आपको आ रहा है मैचिंग कॉलम आ गया, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है कि अरे यार ये 26 में हुआ कि 27 में हुआ कि 28 में भी आपको आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज है, तो उसको आप छोड़े रहिए, बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में वो प्रश्न नहीं आएंगे, आप स्किप करिए, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद उन प्रश्नों को करिए जो सबसे पहले आपको आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक बार जब आप आंसर की पे देखेंगे, मतलब जो आंसर आपने दे रखा है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन टिक होता है, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने 50 प्रश्नों को कर लिया है, जो और हमारे पास अभी 20 मिनट टाइम बचा हुआ है। 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, इस तरीके से आपके पास टाइम बचे होते हैं। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। फिर दोबारा प्रश्नों पे आइए, उन प्रश्नों पे आइए जो आपको सबसे टफ लग रहे हैं। तो उन प्रश्नों को मित्रों जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बेहतर परिणाम मिल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे रहते हैं कि हो सकता है हमसे ये सॉल्व हो जाए। तुक्का भी लगाइए, कुछ प्रश्नों में तुक्का भी लगाइए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। माइनस मार्किंग है, हालांकि सभी प्रश्नों में नहीं चलेगा, लेकिन तुक्का उन्हीं प्रश्नों पे लगाइए जो 50% आते हैं। जैसे जीएस में लगा सकते हैं, मैथ में कोई तुक्का होता नहीं है, रीजनिंग में कोई नहीं होता है, तो जीएस में सॉल्व करिए तुक्का कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वहाँ पे क्लू आपको दिया रहेगा, प्रश्न में जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यार इसके नियरेस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके नियरेस्ट ये सन तो नहीं था। मे भी पूछ दे कि बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और किसका परिणाम हुआ, कि कौन कौन ने ऐसा उपाधियां छोड़ दी जलियांवाला बाग के बाद। तो आप देखेंगे किस सन में छोड़ी, तो वो सन आपको थोड़ा थोड़ा क्रैक करेगा अगर आप पढ़ रहे होंगे कोई भी हिस्ट्री। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ें। उन प्रश्नों को, नया चीज़ पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास करंट अफेयर है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा आप प्रीवियस का ही पढ़ें, और नया चीज़ में करंट अफेयर अगर आपको लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर ही पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। मैथ्स के लिए हम बताएंगे कि जिन टॉपिक आप जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा आते हैं पहले उनको करिएगा। मित्रों देखिए, प्रश्न का मोड ही ऐसा दिया जाता है कि वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो। अगर आसान प्रश्नों को दे दिया जाए तो परीक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो कैलकुलेटिव मोड में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं ताकि वो आपका समय लॉस करें। उन प्रश्नों को इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि विद्यार्थी को सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई हो, वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो 100% किसी को नहीं आता। अगर अच्छी खासी परीक्षाएं हो रही होंगी, अगर कोई धांधली वगैरह का कोई क्लू नहीं आया, तो मेरे हिसाब से पेपर एक एवरेज होना चाहिए। बहुत टफ भी नहीं होता है एसएससी जीडी का, और बहुत आसान भी नहीं होता है, तो एक एवरेज होता है। इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ नहीं होता है। हाँ, जिनका पहले शिफ्ट है उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का जो कीड़ा घूमता रहता है वो पहले शिफ्ट के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, चाहे उनकी शिफ्ट आसान हो चाहे कठिन हो। क्योंकि ये पता नहीं कौन सा रूल है कि जिनका पहली शिफ्ट में पेपर होगा उनको पहले फेज में पहली शिफ्ट उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना ही मिलना है। एक ही क्वेश्चन का मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो जिनकी पहली शिफ्ट में परीक्षाएं हैं उनके लिए तो लाभ ही है। और अच्छे से अपने तैयारी को भैया प्रिपेयर करते रहिए, और बहुत सारी जानकारियाँ और भी लाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में जिनको कुछ रीजनिंग में प्रॉब्लम हो कि सर ये टॉपिक मुझे बहुत कठिन लग रहा है, अगर एक दिन हो सकता है अगर आप टाइम दे दे तो बता सकते हैं।
तो और जिनको किसी मैथ में मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जो उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम शेयर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन प्रॉब्लम का सलूशन दे देंगे। जिनको लग रहा है कि हिंदी में ये कैसे याद होगा, तो एक एक सेपरेट टॉपिक हम एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये कहेंगे तो। और पिछली वीडियो में देखा गया है कि बहुत सारे मित्र बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं, और कुछ लोग हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ तक कि सुपर टेट के जो लड़के हैं कहते हैं सर आप हम सुपर टेट की क्लास पढ़ाते हैं, तो कुछ जीडी के बाद सुपर टेट के अभी पढ़ाई, हम कहें बहुत जल्द हम आएंगे यूट्यूब पे बहुत अच्छी सेशन लेके, जिसमें हम सुपर टेट का जितने साइंस के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं साइंस के पढ़ाएंगे। उसके बाद जो मैथ्स में अच्छी अच्छी टॉपिक है, इन्वायरमेंट में जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उनको हम कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ ये रीजनिंग का पोर्शन तो बहुत कम है, उसमें 5 नंबर की रीजनिंग आती है। तो जिनको कोई कन्फ्यूज़न होगा, हमारी टीम बहुत अच्छा वर्क करेगी उस पर, क्योंकि विगत 1 वर्षों से उस पर काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा सा रिजल्ट सीटेट में लोग बच्चे दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देते हैं 120 110 1 इस तरीके से उनका रिजल्ट आ रहा है। तो काफ़ी एक अच्छा फील होता है कि हमने बच्चों को कुछ अच्छा चीज़ दिया जिससे वो हमको बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जितने बच्चे हमारे संस्थान में पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करें सीटेट को, और आगे जो परीक्षाएं आने वाली हैं सुपर टेट के लिए, उनकी हमारी क्लासेस बहुत जल्दी शुरुआत होंगी। उनके लिए हम खुद नोट्स बना रहे हैं, एक कंसाइज मटेरियल हम दृष्टि पब्लिकेशंस का और बहुत सारी ऐसे पब्लिकेशंस के इन्वायरमेंट्स हैं जिससे हम खुद नोट्स बनाते हैं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं एक किताब निकालता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि स्पेक्ट्रम है, आईपीएस रह चुके हैं हमारे राजीव अहिर जी लेखक हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। हालांकि मोटी है, एसएससी जीडीओ वालों के लिए ये नहीं है, आप इसके लिए मत परेशान होइए कि हमको पढ़ना है। इसमें से हम जो मटेरियल बहुत अच्छा है, ये पीसीएस आईएएस वगैरह वाले पढ़ते हैं, तो इसमें से हम बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपको काट के बताएंगे सुपर टेट वालों के लिए, कि हो सकता है उनकी हिस्ट्री में ये बहुत अच्छी मदद कर दे। और इसमें बहुत अच्छे फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि मुझे अच्छी लगती है किताब पढ़ने में। और भी बुक्स हैं, मेरा बुक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है और तैयारी भी चलती रहती है। हालांकि ड्यूटी इतनी ज़्यादा होती है कि समय बहुत कम मिलता है। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ रात में भी अगर कहीं कुछ हो जाता है तो उठ के जाना पड़ता है। हो सकता है पढ़ाई कर रहा होता हूँ, अच्छी खासी स्टडी चल रही होती है, फ़ोन आ जाता है तो जाना पड़ता है। तो बहुत सारी क्वेरी को हम आपके दूर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे फिर से एक बार विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।